बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज से कर रहे होंगे। जी हाँ, और आज आप जानते हैं कि आज 1 दिसंबर है। 2020 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। 2020 में वैसे लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें खुशखबरियाँ मिली होंगी। ज़्यादातर लोग सेहत से मुतल्लिक और अपने मुआश से मुतल्लिक जो हैं वो परेशान रहे। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 के बाद जब हम 2021 में दाखिल होंगे तो हमारी सारी मुश्किलें, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और एक बेहतर वक्त में हम दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह करे कि वो सब लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं और हमारी दुआ भी यही है कि 2021 का जो सूरज होगा वो जब तुलू हो तो वो खुशियों के साथ तुलू हो। ये सारे जो परेशानियों के और सेहत से मुतल्लिक जो दुनिया भर में लोगों ने परेशानियां देखी हैं वो ख़त्म हो जाएं। आज वैसे हम अपने प्रोग्राम में बात भी सेहत से मुतल्लिक ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो बड़े मसाइल हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश है वो सेहत का मसला है। सेहत की सहूलतें हमारी आवाम के पास तकरीबन ना होने के बराबर हैं और फिर उसके साथ साथ सेहत से मुतल्लिक जो हमारा जो शऊर है उसमें भी बड़ी एक बेहतरी की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जिनमें आज भी पोलियो मौजूद है और पाकिस्तान इन 2 ममालिक में एक है, जो कि हमारे लिए कोई भी मतलब अच्छी बात नहीं है, एक बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल, और इसी वजह से हम अपने प्रोग्राम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पोलियो के हवाले से आगाही फराम कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक उन 2 बदकिस्मत ममालिक में से एक है जहां पोलियो एग्जिस्ट करता है। और पोलियो के हवाले से ही आज हम बात करेंगे। और कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। 30 नवंबर से ये मुहिम 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हमारे पास है, आइए पहले उसको देखते हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर इंसान पोलियो का खात्मा चाहता है और पाकिस्तान के नामवर सितारे भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं। बल्कि सिर्फ उम्मीद ही नहीं रखते, दरख्वास्त भी करते हैं कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा सोचें और उनको पोलियो के कतरे पिलाएं और इस काम को अपना फर्ज समझें ताकि पोलियो का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके। आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों, हम एक हैं। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और मुल्क भर में जैसा कि 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फैसल अली सलीम साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक इन्फेक्शन डिजीज़ खान हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर, शो में आपको वेलकम करते हैं। और सर, जैसा कि पोलियो मुहिम का हम बात कर रहे हैं, इसका आगाज़ हो गया है, मैं जानना चाहूँगी इस मुहिम के हवाले से और उससे पहले जो 4 इंसदादे पोलियो मुहिम हुई हैं इस साल, उसके हवाले से भी बताइए हमें कि वो कितनी कामयाब रहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। शुरू में हमने 2 बातें आपने जो की, उसमें मैं 2 बातें पिक करना चाहता हूँ। एक तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया 2 ममालिक जी, और फिर दूसरा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम खुशकिस्मत नहीं है और हम जो है बदकिस्मत ममालिक के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर ये 2 ममालिक में हम शामिल हैं। और एक और चीज़ आपने बड़ी अच्छी इस्तेमाल की कि खुशखबरियाँ नहीं मिल रही। लेट्स स्टार्ट विद खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि पोलियो के 3 वायरस होते हैं, पोलियो वायरस 1, 2 और 3। तो खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान खुशकिस्मती से 2 और 3 से छुटकारा पा चुका है। अच्छा। अब सिर्फ और सिर्फ एक पोलियो वायरस 1 है जिसका हम शिकार हैं, एक किस्म का वायरस रह गया। जी, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस 1। तो ये खुशखबरी की बात है कि हमने इतना लंबा सफर तय किया और 2 और 3 से छुटकारा पा लिया। ये एक खुशखबरी की बात है, इस पे पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए कि हमने दुनिया के साथ मिल के ये काम किया। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ममालिक हैं। दुनिया हम दोनों को एक मुल्क तस्वुर करती है पोलियो के हवाले से। जैसे पाकिस्तान, क्योंकि कॉरिडोर एक हमारा साउदर्न कॉरिडोर है पेशावर से जहाँ से लोग आते हैं, एक हमारा नॉर्दर्न कॉरिडोर है बलूचिस्तान वाला एरिया जहाँ से लोग आते हैं, तो उनको वो एक ही कॉरिडोर तस्वुर करते हैं। और जो पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन है वो भी इन्हीं दोनों कॉरिडोर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में समझी जाती है एक।
अब आपने सवाल किया कि जो कैंपेन्स की सूरत हाल है, कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल हालात रहे थे, इतने मुश्किल हालात रहे थे कि लोगों का निकलना मुश्किल था और लोगों का जो है ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट देख रहे हैं सिनेरियो, और जब पोलियो की पहली कैंपेन स्टार्ट हुई अगस्त सितंबर के अंदर, वो वक्त था जबकि कोरोना के केसेस पाकिस्तान में बहुत कम थे, और वो बहुत सही टाइम था नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तरफ से और जो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में EPI की तरफ से कैंपेन चलाए पाकिस्तान के अंदर। दिस इज कंसेक्यूटिव थर्ड कैंपेन अक्रॉस द पाकिस्तान जिसके अंदर हम बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। बिल्कुल सही। और सर हमने बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। मतलब जिस तरह सब कुछ बंद रहा, सारे मामलाते जिंदगी जो है वो इस साल मुतासर रहे, तो पोलियो कैंपेन भी मुतासर जरूर रही, मगर फिर भी ये चौथी दफा हमारे बच्चे जो हैं वो पोलियो के कतरे पिएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि बार बार होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो सीवेज है, यानी कि वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर पोलियो वायरस मौजूद है वो है, और वो मौजूद है और वो मुस्तकिल तौर पे मौजूद है, तो इसलिए बार पिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे कितनी दफा बार पिलाए जा सकते हैं? साल में एक दफा भी काफी हैं या बार भी पिलाए जा सकते हैं? क्योंकि अभी जो कैंपेन शुरू हुई है कल से, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने कोई 10-15 दिन पहले तो पिलाए हैं, या जिन लोगों ने ट्रैवल वगैरह किया है उन्हें अगर लास्ट वीक ही या 2-3 दिन पहले ही अपने बच्चों को पोलियो के कतरे अगर पिलवाए हैं उन्होंने, तो उन्हें दोबारा पिलवाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जो पोलियो का वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो की वैक्सीन, इसमें लाइव वायरस होता है और ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बनाता है। जो इनएक्टिवेटेड होती है, जो इंजेक्शन होता है, वो जिस्म की कम इम्यूनिटी बनाता है। सो वो ममालिक जिनके अंदर पोलियो वायरस मौजूद है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके अंदर हमेशा ओरल पोलियो वैक्सीन की कैंपेन होनी चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की हैं आगा खान के प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर हमने एक कम्युनिटी जो कि हार्ड टू रीच एरियाज होते हैं, वहाँ जाके मुस्तकिल अगर हम वैक्सीन पिलाएं तो क्या उसका नुकसान हो सकता है? रोज़ पिलाएं, 7 दिन तक मुस्तकिल हर रोज़ एक बच्चे को कतरे पिलाएं, तो क्या बच्चे को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सही सर, हम मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज कैफे में। मैं हूं फहीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा रजा, और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर अली फैसल सलीम साहब। हम आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। पोलियो के हवाले से आप हमें आगाह कर रहे हैं, और जो एक मुल्की सूरत हाल है उस हवाले से बात हो रही है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से बात हो रही है। तो आप ये बता रहे थे वक्फे से पहले कि बार बार पोलियो की वैक्सीन जो है ये पिलाई जा सकती है, इसमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बल्कि हमने तो ये ऐसा भी सुना है कि अगर इसे आपने ज्यादा दफा अपने बच्चे को पिला दिया है तो आपके बच्चे के अंदर जो कुव्वत मुदाफियत है वो दूसरे बच्चों से ज्यादा पैदा हो चुकी है। क्या इस बात में कोई सदाकत है? बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप पिलाएंगे बार बार तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिसको कहते हैं नई इम्यूनिटी बनती है, और ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह कि हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा वाइल्ड पोलियो वायरस अभी मौजूद है, उसकी वजह यह कि हम बहुत कम बच्चों को वैक्सीन पिला पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हम उन्हीं बच्चों को बार बार पिला रहे हैं जो कि हमें मिलते हैं। सो इसलिए बार बार पिलाना, एटलीस्ट उनको तो प्रोटेक्ट करें जो कि करवा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सही। अच्छा सर, पोलियो वैक्सीन के हवाले से लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ मिथ्स हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि पोलियो वैक्सीन जो होता है उसमें बेसिकली लाइव वायरस इंजेक्ट किया जाता है। इसको लेके भी लोग परेशान हो जाते हैं कि पोलियो वायरस इंजेक्ट हो रहा है हमारे बच्चे के बॉडी में। तो ये जो गलत फहमियाँ मिथ्स हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा सवाल। देखें, हम जो रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं ना पूरे पाकिस्तान में बच्चों को, उसको हम 2 किस्म की वैक्सीन को आराम से डिवाइड कर सकते हैं। एक है लाइव वैक्सीन और एक होती है नॉन लाइव वैक्सीन। ठीक है, जो लाइव वैक्सीन है पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया जहान के अंदर वो 3 किस्म की वैक्सीन सारे बच्चों को मिलती हैं। मुझे, आपको, हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को मिलती रही हैं। BCG बर्थ पे वैक्सीन मिलती है, टीबी से बचाव की, वो लाइव वैक्सीन होती है। 9 महीने पे खसरे की वैक्सीन होती है, मीजल्स की, वो लाइव वैक्सीन होती है। 12 महीने पे हेपेटाइटिस A की वैक्सीन होती है सारे बच्चों को, वो लाइव वैक्सीन है। मीजल, मम्स, रुबेला
ये सब लाइव वैक्सीन से। तो लाइव वैक्सीन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव वायरस दे रहे हैं, इसको इंजीनियर्ड किया जाता है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली चेंज किया जाता है कि ये डिजीज ना करे बल्कि जाके इम्यूनिटी पैदा करे। तो जब हम ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं तो ये डिजीज नहीं करती है, ये इम्यूनिटी बनाती है। और बार बार देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी ये पेट की इम्यूनिटी, म्यूकोजल इम्यूनिटी बनाती है। हम पानी जो पीते हैं ना, पोलियो वायरस पानी के जरिए ही जिस्म में दाखिल होता है। गंदे पानी से हो सकता है, खराब पानी से हो सकता है, तो इस पानी के साथ क्योंकि पेट में जाता है इसलिए पेट के अंदर पुलिस का होना जरूरी है। ये जो वैक्सीन है ये पुलिस बनाती है, पुलिस वहीं से चोरों को पकड़े, वहीं से वायरस को पकड़े और वहीं से किल करे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप इम्यूनिटी के हवाले से बता रहे हैं ना कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है जितने भी हम वैक्सीन वगैरह पिलाते हैं। तो अगर एक बच्चे ने मतलब सारी उसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है और मतलब पोलियो से मुतालिक जो वैक्सीन है वो भी उसने ली है, तो क्या वो दूसरी बीमारियों से भी महफूज रह सकता है? उसके जिस्म में इतनी मतलब मुदाफ़ियत पैदा हो सकती है कि वो कोरोना वायरस जैसे या और जो मतलब ये वक्ती जो बीमारियां आती हैं इनसे भी अपना बचाव कर सके? जो स्पेसिफिक वैक्सीन होती हैं ना फहीम, वो स्पेसिफिक डिजीज से बचाती हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि खसरे की वैक्सीन खसरे से बचाएगी लेकिन और किसी चीज से नहीं बचाएगी। लेकिन बहुत सारी और चीजें हैं जो कि बहुत सी चीजों से बचाती हैं। जैसे कि आपका जब ट्रेलर चल रहा था तो मैंने देखा आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बचाती है, फिजिकल एक्टिविटी बचाती है, अच्छा खाना बचाता है। एटलीस्ट आपने करके तो दिखाई। पेरेंट्स को बच्चों को इस काम पे लगाना चाहिए। तो आजकल आप देखें बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया कोरोना की वजह से, तो अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं, अपने बच्चे को फ्रेश फ्रूट्स दें, फ्रोजन आइटम से जान छुड़ाएं, रेगुलर डाइट दें, डाइट के अंदर मुतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, इस साथ रेगुलर अपने फिजिशियन को फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी और फिजिशियन को फॉलो करना, जिसको हम कहते हैं हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली बट नॉट लीस्ट, ज्यादातर बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हमेशा होते हैं, हर महीने हर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होता है। 100 में से 95 टाइम अगर बच्चे को इन्फेक्शन होगा तो वो वायरल होगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। अपने रेगुलर फिजिशियन को दिखाएंगे तो जिसको आपके साथ रेप्यूटेशन डेवलप होगी तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और सर, पोलियो वैक्सीन के हवाले से हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, अगर बाकी रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करें तो वो कितनी जरूरी है बच्चों के लिए? जी, सबसे पहली बात यह है कि क्या हम रूटीन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हमने वैक्सीनेशन पहुंचा दी है, ठीक है। अब हमारी, मेरी, फहीम की, ज़हरा की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे घर वालों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को टाइम पे जाके वैक्सीन कराएं। बिल्कुल सही है। आप सबके पास मोबाइल है, रिमाइंडर लगा लें। हाँ। हमने ये देखा है कि जो पहला बच्चा होता है ना, उसको सबसे टाइम पे वैक्सीन होती है। अच्छा। तो दूसरा बच्चा होता है, उसकी वैक्सीन डिले होती है। मेरे ख्याल है कि बेगमात को चाहिए कि अपने शोहरों के मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं, उनको याद कराएं। शोहर को चाहिए कि अपनी बेगम से कहे कि भाई बच्ची की वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कराना जरूरी है, ये आपका बच्चे का राइट है आपके ऊपर। अगर आपका बच्चा उस बीमारी में मुब्तला हो जाता है जो कि बच सकती है, 9 महीने पे खसरे की वैक्सीन से खसरा बच सकता है। पोलियो की वैक्सीन बर्थ पे 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे मिलनी चाहिए और 14 वीक्स के बाद 9 मंथ पे भी जो है आने वाली है वैक्सीन। तो ये जरूरी वैक्सीन है, रिमाइंडर्स लगाने जरूरी हैं और करना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर मैं लास्ट बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत पुअर है और उसकी वजह हम खुद हैं। अगर हम सही वक्त पे वैक्सीन अपने बच्चों को कराएंगे तो हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस बात पे कोई शक नहीं है कि हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है हर वालिद और वालिदा की कि वो किसी तरह अपने बच्चे को बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। और अगर हम उन्हें वक्त पे ये वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो हम उनके मुस्तकबिल को रिस्क पे लगा रहे हैं, उनकी सेहत, उनका मुस्तकबिल मुतासर हो सकता है। सर, एक और चीज़ आपसे जो बहुत अहम है इस हवाले, जब वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर में यही पोलियो की दवाई पिलाई गई है सबको, और इस दवा को पिलाने के बाद क्या वहाँ पे उन लोगों को मसाइल हुए हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, अफजाइश नस्ल मुतासिर हो गई है वहाँ पे, या इसमें कोई बहुत ही हराम किस्म के अज्जा शामिल हैं जो मुस्लिम ममालिक ने नहीं पिलाए हैं? जरा कुछ इस बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। सर, पहला ये फेम ये हमारे पास जो पोलियो की वैक्सीन है ये बनती कहाँ है? ये इंडोनेशिया में बनती है। इंडोनेशिया का एक गैर इस्लामी मुल्क है नहीं। ये आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, नंबर 1।
वैक्सीन बन के हमारे पास आती है और यही वैक्सीन पाकिस्तान दुनिया के अलावा सारे इस्लामिक ममालिक में जाती है। तो इसमें कोई ऐसे हराम अगर यही वैक्सीन बांग्लादेश में, जो कि हमारे इस्लामी मुल्क है, इस्तेमाल होकर ख़त्म हो सकता है, यही वैक्सीन कतर में, सऊदी अरब में पिलाई जाती है, हम उम्रे पे जाते हैं, हम हज पे जाते हैं, हमको लोग पिला रहे होते हैं वैक्सीन, हम आराम से पी रहे होते हैं, ये वही वैक्सीन है। हम जियारतों पे जाते हैं, हमें लोग पकड़ के ईरान में यही वैक्सीन पिला रहे होते हैं, इराक में पिला रहे होते हैं, हम आराम से पी लेते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ पे पिलाई जाती है, मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं है। मुझे बहुत अंदाज़ा है कि जैसे जैसे हमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके अंदर हो सकता है कि फॉरेन फंडिंग, फॉरेन लॉबी और बहुत सारी और लोग इन्वॉल्व हो, जिसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है और हमारी इंटेलिजेंस है वो इस पर बहुत काम कर रही है, बहुत दफ़ों के ऊपर। माफी चाहता हूँ सर, कथा कलामी के लिए वक्फे से आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे, मगर हमारे उन मासूम लोगों की जहन साजी की जा रही है कि ये ठीक नहीं है हमारे बच्चों के लिए, और वो अपने बच्चों को नहीं पिला रहे, और हर साल हमें उसका रिजल्ट देखने पड़ते हैं, कोई 70-72, कोई मतलब कोई 90 के करीब जो है ना पेशेंट्स में पोलियो के बच्चे, उनके मुस्तकबिल खराब होते हैं। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से हम मजीद बात करें डॉक्टर साहब से, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। आज दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे यानी एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मनाने का मकसद बेसिकली इस ख़तरनाक बीमारी के बारे में लोगों को आगाही फराम करना है। ये बीमारी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस की वजह से होती है, जिसको HIV वायरस कहते हैं। ये वायरस क्या है, किस तरह से फैलता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली फैसल सलीम साहब। सर, एक बार फिर हम एक और टॉपिक पे आपसे बात करना चाहेंगे। एड्स का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले सर आप मुझे बताइए कि इसका नाम सुनते ही लोगों में खौफ तारी हो जाता है। ये बीमारी क्या है और किस तरीके से ये ट्रांसमिट होती है दूसरे इंसान में? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये जो बीमारी करता है वो कहलाती है एड्स। तो एड्स जो है एक बहुत, आप समझ लें कि एक एडवांस स्टेज है इस वायरस की, जिससे में जाके मुदाफ़ित निज़ाम को कमज़ोर करने की। ट्रांसमिशन इसकी जो होती है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, फ्रॉम सेक्स, फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम इंजेक्शंस, फ्रॉम यूटेंसिल्स जो कि इस्तेमाल हो रहे हो जिसमें ब्लड लगा हो, ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन वो चीज़ें जिनसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती वो किसी के साथ खाना खाने से, कि अगर किसी को एड्स है तो उसके बच्चे उसके साथ खाना खा रहे हैं तो उनको नहीं लगेगी। क्या उसका हाथ मिला सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, उसके कपड़े शेयर कर सकते हैं, कोई बीमारी नहीं लगेगी। अगर उसका सलाइवा भी लग जाए तब भी बीमारी नहीं फैलेगी। तो ये बहुत वो है। हाँ, लेकिन क्या उस मरीज का इंजेक्शन से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर उसको मरीज को किसी मच्छर ने काटा है और वो मच्छर किसी और को काट लेगा तो क्या एड्स हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। HIV ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसफर का तरीकाकार है। सर, इंजेक्शन से तो और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो सकती हैं। हमने सुना है हेपेटाइटिस वगैरह शायद वो भी इसी तरह ही फैलता है। एक इंजेक्शन दूसरी दफा लगाना ये बहुत बड़ा जुर्म नहीं है क्या? बिल्कुल, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C बिल्कुल ऐसे ही फैल सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखें जो हमारे ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उनके पास एक ही सिरिंज होती है और वो सब शेयर कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं नीडल शेयरिंग। सो जो नीडल शेयरिंग है, क्योंकि वो एक टिश्यू में जाती है एक पर्सन के और फिर दूसरे पर्सन के जाती है, तो वो ट्रांसमिट कर सकती है वायरसेस को। उसमें हेपेटाइटिस B भी हो सकता है, हेपेटाइटिस C भी हो सकता है और HIV। मैं एक बात बताना भूल गया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है। इसलिए क्योंकि ब्लड अगर किसी मरीज का जिसके अंदर HIV शामिल हो और वो हम डायरेक्ट उसको कर रहे हो बगैर चेक किए, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉ पास किया हुआ है कि हर ब्लड जो कि डोनेटेड ब्लड है उसको हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV और बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडिंग मलेरिया के साथ चेक किया जाएगा, और अगर वो क्लीन होगा तभी सिर्फ वो ट्रांसफ्यूजन होता है। और तो हर ब्लड के ऊपर लिखा भी होता है कि चेक फॉर B, C, HIV एंड अदर्स।
सही। अच्छा सर, ये जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त इनकी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, जो आम मामूली इन्फेक्शंस हैं या दूसरी बीमारियां हैं वो बहुत ही आसानी से इनको लग जाती हैं, और अक्सर केसेस में वो एड्स की वजह से नहीं बल्कि जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। कितनी सही है? बिल्कुल सही आपने कहा, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे मेरा माउथ है ना, उसमें इस वक्त भी 20-25 जरासीम रह रहे हैं, मेरी आंख के अंदर भी जरासीम रह रहे हैं, मेरी खाल के अंदर भी जरासीम रह रहे हैं। तो इसमें अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ डिफेंस बनाए हुए हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है, हमारे जिसमें अल्लाह मैंने सब बना रखी है। एक किस्म की पुलिस होती है जिसको हम कहते हैं CD4T सेल्स कहलाते हैं। अगर ये किसी के नॉर्मल मेरे और आपके 800 से ऊपर होते हैं, अगर 200 से कम हो जाएं तो हम एड्स कहलाती है, यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी HIV वायरस की वजह से। और फिर हमारी बॉडी के अंदर जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जैसे मुंह में फंगस है और बाकी वायरसेस हैं जो कि अतराफ में फिर रहे हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मसला है एड्स वाला, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक सीरियस एक इशू है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल सकता है और इसके फैलने से ही तो रोकना है आज पूरी दुनिया में जो बात हो भी रही है। सर ये बताइए कि जो डॉक्टर होने की हैसियत से आप मतलब जो हमारी हुकूमतें हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और अवाम को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम खुद को और अपने प्यारों को इन बीमारियों से महफूज रख सकें? जी, मेरे ख्याल है गवर्नमेंट की सतह पे बहुत काम हुआ है पिछले 5 साल के अंदर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर्स मौजूद हैं, हर प्रोविंस के अंदर एड्स सेंटर, HIV सर्वेलेंस नेटवर्क मौजूद है। 75% इजाफे के साथ 1,90,000 मरीज हो गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी बड़ी वजह गवर्नमेंट नहीं है, उसकी बड़ी वजह फिजिशियंस एंड बाकी लोग हैं। ठीक है, आप दें कि क्या इंजेक्शंस जो है हम सेफ प्रैक्टिसेस करते रहे थे। अब जैसे आपने कहा इसको जुर्म बना दिया, ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसे फिजिशियंस, ऐसे लोग जो कि बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर वो नीडल फ्री जो तरीकाकार है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको पकड़ना पड़ेगा। नंबर 2, हमको एक जो आगाही के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा वो ये कि अगर आपको किसी फिजिशियन को कोई प्रॉब्लम लगता है तो उसको आइडेंटिफाई करें, स्क्रीन करें। जब तक स्क्रीन नहीं करेंगे तो मसला होगा। स्क्रीन करेंगे तो हम जल्दी पिक कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, जिंदगी भर दवाइयां चलती हैं, HIV की दवाइयां भी जिंदगी भर चलती हैं और पेशेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। सर थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतने तफसीलन हमें हमारी सेहत से मुतालिक जो है मालूमात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया, आपके लिए नेक तमन्नाएं। और दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से हमें बात करना है अपने प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करेंगे जो कि आपका मसला है, जो कि हमारा मसला है। पाकिस्तान में मौसम सरमा के आते ही गैस का शदीद बहरान हो गया और कराची की स्पेशली बात करें तो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों जो है वो गैस गायब है और जहाँ पर मुयस्सर है वहाँ पर प्रेशर की कमी का सामना करना पड़ता है सार्फिन को। कराची वालों के लिए मसाइल कम नहीं होते, चाहे मौसम कोई भी हो। गर्मियाँ आती हैं तो लोड शेडिंग का मसला आवाम को परेशान कर देता है और सर्दियों के आते ही ये गैस की बंदिश का मसला शुरू हो गया। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्या कंजप्शन ज़्यादा है, डिमांड और सप्लाई में ये फ़र्क है, क्यों आखिर ये शॉर्टेज है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ज़फ़र साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं आज इसी मौजू पे, इनसे भी बहुत ही अहम मालूमात हासिल करेंगे। ये कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल से इनका ताल्लुक है। शकील बेग साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपको शो में वेलकम करते हैं। सर गैस आ रही है आपके घर पे?
सर गैस तो मैंने जैसे कहा कि मेरे घर पे तो आ रही है, लेकिन शहर कराची के बहुत सारे घरों में नहीं आ रही है। सर मेरे घर पे नहीं आ रही है, क्या करें। ये बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके घरों पे गैस नहीं आ रही है। उन्हें वाकई वजह जाननी है कि आखिर गैस क्यों नहीं आ रही है। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे बड़ों ने कभी इस जगह पाकिस्तान में कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं देखी है, और अभी अचानक से, और पाकिस्तान में सर्दी इस वक्त पर अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, और बेशतर इलाके ऐसे हैं कि जहां पे सर्दी की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि वहां गैस के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, गर्म पानी के बगैर। और घर में जब तक चूल्हा नहीं जलेगा तो किस तरह सारे मामला होंगे। तो जफर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, और आपके पास क्या मालूमात है, आखिर क्यों हमारे अवाम तक नहीं पहुंच पा रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने इस प्रोग्राम में मदद किया। और सेकेंडली ओवरऑल पूरे कराची में ये है, बल्कि इवन अब सिंध तक भी जो है, सिंध में है, कराची में ये सारा। इसके लिए 2-3 चीज़ें लोगों से मालूमात की हैं, कुछ जो मतलब इसके गैस गैस के जो कंपनी के जो तर्जुमान हैं उनसे डिस्कस की बात की। दे आर सेज के जी के हमारे यहाँ जो इस वक्त वो फील्ड के अंदर जो है जहाँ से गैस आती थी, सुई से गैस आती थी, वहाँ फिल्टर्स में जो है वो प्रॉब्लम आया हुआ है। फिल्टर अच्छा वो कहते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर कम आया हुआ है। अदरवाइज आप देखा जाए तो मतलब उसमें ये ऑफ इन ऑफ आती रही जाती रही। अभी रिसेंटली शुरू हुई है और ऐसा कुछ भी था भी नहीं। इन्होंने रेट भी बढ़ा दिए और रेट भी बहुत अच्छे बढ़ाए इन स्पाइट ऑफ के बावजूद जो है हम सफर कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छे तो नहीं कहेंगे, बहुत बुरे रेट्स बढ़े। नहीं मतलब कहने का उन्होंने अपने लिए तो अच्छे बढ़ाए ना, हम तो ऑब्वियसली सफर कर रहे हैं ना, वो तो अपने लिए सफर कर रहे हैं। बाकी ब्लैक गैस का जो ये मज़ाफाती इलाके हैं कराची के, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी जनाब जो है कोई गैस नहीं है। अगर पोश इलाके तो वहाँ पर भी जो है ये गैस का जो ये प्रेशर का जो है वो आ रही कंप्लेन आ रही है शॉर्टेज है। अच्छा जो गरीब तबका है, जो गरीब इलाके हैं, जो मज़ाफाती इलाके के रहने वो भी सफर कर रहे हैं। अब यूँ कहना चाहिए कराची जो है वो हम पहले किसी जमाने में कब कहा करते थे कि रोशनियों का शहर कराची, ठीक है। अब उसमें जनाब जो है अब उसको हम यूं कह सकते हैं कराची को जब एक गांव बना दिया गया। लोड शेडिंग का शहर है, बिजली और गैस की वो तो गई, वो तो सफर कर ही रहे थे हम। वो तो बिजली का तो सफर कर ही रहे थे। फिर जो पानी का, नलकों का, लाइटों का, अब हम पर जो रईसी कसरत थी वो गैस की थी। तो उसने भी आकर जनाब हम पर जनाब जो है ये डाल दी। पर हालांकि ऐसा है नहीं, आई थिंक दे मेक जस्ट प्लान। अब व्हाट इज द कॉज ऑफ बिहाइंड वो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि क्या बात। सही ठीक है। शकील बेग साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि गैस की जैसे लोड शेडिंग का मसला है उसके ऊपर हम बात करें। बेसिक वजूहात की अगर बात करें तो क्या प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रही, डिमांड बहुत ज्यादा है, या पॉपुलेशन का भी एक फैक्टर है? क्योंकि कराची पॉपुलेशन जो है वो एज पर सेंसस कम है और वैसे उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो रिसोर्सेज का ना होना प्रॉपरली, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं है, ये एक वजह है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए सर, सबसे पहली तो बात यह है कि सितंबर में SSGC ने ये कहा कि जो शॉर्टेज है वो 300 MMTFD होगी गैस की। यानी कि इसका मतलब है कि पहले से ही प्लानिंग करके बैठ गई सुई गैस के जनाब ये शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज की जाएगी। यानी कि इसका मतलब प्लानिंग से होती है। होता क्या है कि देखिए मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ, इन्होंने इंडस्ट्रीज को कंपलसेट करना होता है। इंडस्ट्री को देने के चक्कर में और कुछ CNG सेक्टर को देने के चक्कर में ये क्या करते हैं, रेजिडेंशियल जो गैस होती है उसकी शॉर्टेज करते हैं। अच्छा ये डिफरेंट एरिया चूज करते हैं कि हमने कहाँ करनी है। अच्छा पहले हम हमेशा प्रोग्राम्स में बात करते थे कि जी वो देखे मज़ाफाती इलाका है वहां पर गैस नहीं है, लेकिन अब की दफा तो इन्होंने ऊपर से पकड़ा है किसी से कि जनाब आप तो लेकर आओ ना, जरा जो बड़े लोग जो बैठे हैं वो सिलेंडर अरेंज कर लेंगे, छोटे इलाकों को थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैं पिछले महीने जो 2 महीने पहले से मेरे पास फेज 2 से और फेज 4 से इन इलाकों से कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई और मैंने इनके सुई गैस के जो भी तर्जमान है उन तक वो पहुंचाई कि जनाब ये देखें इन इलाकों में गैस नहीं आ रही है, इनको गैस का करें। होता क्या है कि जब हम इस तरह कर रहे थे तो पता चला कि वो क्या करते हैं, एक फॉल्ट की सूरत में एरिया ही पूरा बंद कर देते हैं। सही। एक नया तरीका निकाला है, ये शायद इन्होंने के इलेक्ट्रिक से सीखा है। के इलेक्ट्रिक भी फीडर के नाम से जब बिजली का उसने कहीं ब्रेक फॉल करना होता है तो वो क्या करता है कि फीडर का कि जी फीडर की मेंटेनेंस चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही, बंद कर देते हैं। वो खुदा के बंदों को अगर तुमने गर्मी में ही फीडर सही करने हैं तो सर्दी आएंगे उस टाइम कर लो। तो इन्होंने करना क्या होता है कि जब वही काम ये सर्दियों में शुरू कर देते हैं, मतलब एक देखता है खरबूजे से देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो सेम थिंग इन्होंने दोनों दारों ने मिलकर
सार्फिन को तबाह और बर्बाद कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्री से इनको पैसा बहुत मिलता है और सीएनजी सेक्टर से इनको पैसा ज्यादा मिलता है, तो ये क्या करते हैं, उस तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिर इसी तरह ये जो क्या नाम है, ये जो इनको जो इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं उनको गैस देने के चक्कर में भी हम सार्फिन की तरफ इनकी तवज्जो। ठीक है सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन का देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान भर में गैस की लोड शेडिंग की अलग अलग शिकायत वो सुनने को मिल रही हैं और सूबा सिंध में और ख़ुसूसी तौर पर कराची में ये शिकायत जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो हमने आज इसी से मुतल्लिक मौजू का इंतखाब करके अपने मेहमानों को मदऊ किया है। मैं सब मोहम्मद जफर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप एक तजियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब, जिनका ताल्लुक है CRPC से। तो मोहम्मद जफर साहब, जैसे कि वक्फे से पहले शकील बेग साहब ये फरमा रहे थे कि ये रेजिडेंशियल सेक्टर की गैस को रोक लेते हैं इस वजह से क्योंकि उन्होंने कमर्शियल सेक्टर की गैस पूरी करनी होती है। अच्छा, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल सेक्टर की किसी भी सूरत जो है वो गैस नहीं बंद होनी चाहिए या लोड शेडिंग का वहां सिलसिला शुरू नहीं होना चाहिए। कमर्शियल सेक्टर की अगर गैस पूरी करने के लिए किया गया तो कमर्शियल सेक्टर की भी तो गैस नहीं आ रही है। हमारे छोटे छोटे कारोबार हैं, जैसे तंदूर वाले हैं, चाय वाले हैं, और भी मतलब जो काम कर रहे हैं, जब रेस्टोरेंट फूड बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, उन सबको इस वक्त जो है ना बड़ी तकलीफ का सामना है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो काम करने के औकात हैं उनमें तब्दीली की वजह से वो इतने परेशान है कि हम वो अपने अखराजात नहीं पूरे कर पा रहे, और उसके बाद गैस की बंदिश। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है कि मतलब अवाम जो है वो थोड़े से कुछ बेहतर हालात की तरफ आ सके? सर, गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बोथ साइड। फेडरल की तरफ देखा जाए तब भी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ जाए तब भी, प्रोविजनल वाइज देखा जाए तब भी, बनती तो है गवर्नमेंट्स की। बट वो तो आपको पता है कि वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले, ऑन कोई नहीं करता। वो कहते जी कि वाकई पीछे से यार आप सुई का देखें, आप अगर गैस के हवाले से बात कर रहे हैं हम, तो वी नेवर थॉट कि कभी गैस भी जाएगी। गैस भी जाएगी। चले बिजली का तो सुन लिया था कि बिजली जाती है, चले कोई पानी भी बंद हो गया कि पानी बंद हो गया, लेकिन गैस तो यू नेवर थॉट कि कभी जो है वो गैस भी जाएगी। अब वो सुई से चलती गैस बकौल लोगों के जो तर्जुमान है कि हम पूरे जो है हम ना लाहौर में, पंजाब में, जहाँ जहाँ ये सारे अर्बान एरियाज हैं, ये वहाँ पर हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। अब कमर्शियल एरिया वगैरह वहाँ पे कमर्शियल, कल ही उन्होंने जो है वो CNG सेक्टर जो है हमारा पंप का, उनको उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जी अब बंद हो जाएगा। अब जैसे ही बंद होगा वैसे ही जनाब जो है वो CNG एसोसिएशन के जो तर्जुमान है वो सामने आ रहे हैं, जी हमारे साथ जाती हो रही है और जी हमारे साथ जाती हो रही है, ट्रांसपोर्ट जी किराए बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सेकेंडली अगर आप उसको देखते हैं तो इधर आप LPG पे जाएं, LPG ने भी 2 रुपए बढ़ा दिए। सही। चलिए, एक तो बंदा वैसे ही सफर कर रहा है कि हम तो गैस की बंदिश की वजह से वैसे ही सफर कर रहे हैं, दूसरा अगर हमारे पास एक ऑप्शन था LPG का तो उन्होंने वहां भी रेट बढ़ा दिए। अब बंदा उधर किधर जाए? जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी बेचारे जो हैं बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, और जो सब ये तो घरेलू सार्फिन कमर्शियल के हिसाब से, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, तंदूर वाले हो गए या होटल रेस्टोरेंट्स हो गए, वो सब सफर कर रहे हैं। एक तो वैसे ही एज यू से कि कोरोना की वजह से जो है हम सफर कर रहे थे, फिर जैसे कि बता रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट तो थी, गैस की शॉर्टेज ये आ गई, फिर उसके बाद हमारा कोरोना, और इस कोरोना के बारे में जो इसकी जो फर्स्ट वेव आई थी, हम एक्चुअली सीरियस है ही नहीं फहीम भाई, हम लोग सीरियस नहीं है। इसकी जो फर्स्ट वेव आई थी तब भी जो है हम लोगों ने ये कहा गया बड़ा खतरनाक है, हमने सीरियस नहीं लिया, लेकिन हम सोचते रहे, देखते रहे कि शायद दे आर कमिंग यार गेटिंग द मनी, जो जितनी हुकूमतें जिन्होंने बैठ के जो है वो कर रहे थे फंड्स वगैरह इकट्ठे करे, तो वी थॉट कि जी कि शायद दे आर गेटिंग द मनी। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे पता लगा कि हाँ यार आज हमारे यहाँ केस हुए, कल उनके केस हुए, फिर लोगों के केस दूसरे शुरू, अब हम सेकंड जो वेव थी उसके कब से लाभ गा रहे थे कि खतरनाक आने वाली है, वो आ गई। तो जहां हमें अपने आप को इस वायरस से बचाना है, वहीं हमने अपने आप को माशी तौर पर भी मजबूत रखना है, नहीं टूटने देनी है। तो ये जिस तरह लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमतों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो आवाम को किसी तरह जो है वो थोड़ा सा एक रिलीफ दे सके। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो शकील बेग साहब की राय इस हवाले से शामिल करना नहायत जरूरी है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे और आज हम बात कर रहे हैं गैस की बंदिश, गैस के बहरान के हवाले से। और इसी हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र साहब जो कि तजियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब जिनका ताल्लुक CRPC से। शकील साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुल्क में महंगाई की जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है, आवाम परेशान है। गैस की शॉर्टेज तो है लेकिन उसके साथ गैस की जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। जितनी भी फॉर्म्स हैं गैस की, CNG, LPG, इन सब में इजाफा हो रहा है। घरेलू सार्फिन की अगर बात करें तो वो तो इससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन सर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी इससे आप यह समझते हैं कि मुतासिर हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का अमल है, जो पैदावारी अमल है वो मुअत्तल हो रहा है, जिसका असर जो है हमारी इकॉनमी, स्पेशली हमारी एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। तो क्या समझते हैं सर, हमारी इकॉनमी इससे मुतासिर हो रही है? बिल्कुल, इकोनॉमी क्यों नहीं मुतासर हो रही है, लेकिन मैं जैसे आपने प्राइस की बात की है तो देखें, जहां पहले बिल आता था सुई गैस का 140 रुपए, वो बिल अब इन्होंने 300 रुपए पे कर दिया है, और जो 280 रुपए बिल आता था उसको 553 रुपए कर दिया है। इसी तरीके से सारे जितने भी इन्होंने स्लैब्स हैं वो बढ़ाकर मैक्सिमम रेजिडेंशियल जो है वो तकरीबन भी 1500 रुपए पे लेके चले गए। एक तो ये है कि वो महंगाई का आंसर यहाँ पर भी आ गया। दूसरी बात है कि जब अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो चूंकि प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने फौरी तौर पर मुझे मैसेज किए कि किन किन इलाकों में गैस नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी इस वक्त 3 इलाकों का लोगों ने मुझे फौरी तौर पे मैसेज किया कि पाक कॉलोनी में गैस नहीं है, मंगो पीर के इलाके में गैस नहीं है, बल्दिया टाउन के इलाके में गैस नहीं है। ये तो वो हो गए। इसी तरह ग्रुप के अंदर सर डिफेंस जैसे इलाके में गैस नहीं है। डिफेंस का भी आ रहा हूँ, मेरे पास डिफेंस का भी एक मैसेज आ गया है कि वो एरिया वो बता रहे हैं कि पिछले, उन्होंने तो पूरा एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लिख के भेजा है कि सर प्लीज खुदा के वास्ते हमारे लिए आवाज बुलंद करें कि हमारे जो एरियाज के करीब जो अपार्टमेंट है उनमें गैस डेली बेसिस पे बंद कर दी जाती है, और फिर ऐसे टाइम पे जब दोबारा उसे ओपन किया जाता है कि जब वो खाने पकाने का टाइम गुजर चुका होता है, और होटलों पे भी लाइन होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं फहीम साहब आपको बता दूं, जैसे आपने कहा होटल्स की भी गैस, जो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल पट्टी आती है वो भी इफेक्टिव हो जाती है। अच्छा, वो भी हो जाती है। तो ये चूंकि इन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर भी, अच्छा इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से ये काम हो रहा है जिस तरीके से पानी की लाइन को खोला जाता है ना कि उसका वाल खोल दो, उसका बंद कर दो, इस तरह वॉल लगे हुए। अच्छा, इस पे चूंकि हमने काफी काम किया था 4-5 साल पहले कि ये क्या मसला कैसे करते हैं, जिसमें मेरी इंडस्ट्री से भी बात हुई, उन्होंने भी हमें बताया कि बिल्कुल ये इस तरीके से करते हैं कि हमारे गैस के वॉल लगे होते हैं जिनको ये बंद कर देते हैं। CNG के साथ भी यही होता है, बाद दफा CNG को देने के लिए, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि CNG के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं। LNG आ गई है आपके मुल्क में, देखिए LNG आ गई है, आप उनको LNG दे ताकि कम से कम जो गाड़ियां इस वक्त इस ट्रेवल कर रही हैं CNG पे, वो CNG को इस्तेमाल करें। अब वो क्या करते हैं, ऐसे मौके पे LPG का इस्तेमाल करते हैं। तो CNG के साथ अगर शकील भाई, मैं जरा आपसे कुछ देखिए, हम तेजी से अपने प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये मामला है क्या ये गैस की तकसीम का मामला है? क्या ये हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं है, जरूरत हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या आखिर क्या वजह क्या है कि जिसकी वजह से तकलीफ हमें सबको बर्दाश्त करनी पड़ रही है? जरा उस हवाले से देखिए साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें सिंध में एक वाफिर मिकदार पे गैस जो है निकलती है, और वो गैस जो है वो असूली तौर पे यहाँ से पंजाब की तरफ तो ट्रेवल करती है, लेकिन सिंध की तरफ भी उसको आना चाहिए। अब होता क्या है कि ये बीच में चूंकि कई ऐसी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं जिसपे फर्टिलाइजर कंपनीज है, ये उनको देकर हमारी जो गैस होती है उसे कम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करते हैं, सर्दी के बहाने की जी गैस की, चूंकि इनका ये ख्याल है या ये हम लोगों पे इंप्रेशन ये देते हैं कि उसकी जो सर्दी जब पड़ती है तो वो उसकी जो लाइनें होती हैं वो उसमें वो सूख जाती है या रुक जाती है, तो उसकी वजह से। तो अब मैं ये कहता हूँ कि पिछले कई साल हो गए, अब टेक्नोलॉजी इतनी काम कर रही है, तो आप उसके तहत क्यों नहीं इस चीजों को ठीक कर रहे हैं? तो कनाडा जैसे मुल्क में और मतलब उन ममालिक में जहां बर्फ पड़ती है वहां तो गैस आनी नहीं चाहिए। सर जर्मनी हो गया, आप देखिए ना, वो तो बिल्कुल ठंडे बर्फ पानी। बात वही है सर, बात ये नीयतों का कमाल है। सियासी तौर पे हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि आप मुझे बताएं कि कीमत बढ़ाने के लिए आप आवाम से कोई मशवरा नहीं करते और अपने कमरों में बैठ के कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन जहां आपको फैसिलिटेट करना होता है, जहां आपको चीज देनी होती है, आप उस पर अमल नहीं करते। अगर यही काम कोई प्राइवेट कंपनी कर रही हो तो हम उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन ये तो गवर्नमेंट कर रही है। सर बिल्कुल सही है सर, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए। शकील साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अहम निकात पर रोशनी डाली है, बहुत शुक्रिया आपका।
जफर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ही हैं। बिल्कुल जफर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी जो गैस के मंसूबे हैं, जैसे कि ईरान ने भी ये पाइपलाइन बिछाई थी, उसके हवाले से कुछ बताइए। और जो तापी एक मंसूबा है जो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था, वो कहाँ तक काम पहुंचा है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ईरान वाला जो जिस आपने जिक्र किया है, वो तो आपको याद होगा कि वो 20 इयर्स जो लेस वो थी, लीज उस पर था। उसके बाद उन्होंने उसको अंडर द ग्राउंड जाके दोबारा उसको रीस्टेंड किया और वो मामला वहाँ चल पड़ा, वो चल रहा है कंटिन्यूस वहाँ पे। तो वो उन्होंने उसको हेडर रखा हुआ है और उसको दोबारा कर दिया कि इसको कंटिन्यूस करें। ठीक है। तो अब जब गैस वहाँ उधर जो है डिवीजन बनी हुई है, उधर डिवीजन जारी है। जो हमारे आप इसकी बात कर रही है ताबीन वगैरह की, इधर भी तकरीबन सेम ही हाल है। अच्छा, सही है। तो यानी कि हमारे पास जो है वो जो गैस के ज़खायर हैं पाकिस्तान में भी निकल रहे हैं और बाहर से भी जो हमें मिल रही है, तो हमारी जरूरत पूरी हो सकती है, आपका कहने का मतलब तरीके से पूरी हो सकती है। तो ये क्या फिर मुनासिब हिकमत अमली नहीं है? ऑब्वियसली इनकी जो वो उन्होंने जो प्लान को मैनेज करना चाहिए था, उस तरीके से मैनेज नहीं किया हुआ है। तो कौन कर सकता है ऐसी कोई ताकत जो कि सारे मामलात को हल कर सके, आपकी नजर में? ताकत तो फिर वो एक ही है जो बिहाइंड ऑफ द कर्टन बैठे हुए हैं, लेकिन जो फ्रंट में जो है जैसे कंपनियां वो हैं, उनको चाहिए ना सर। वो हम भी एक ही कंपनी पे तकिया किए बैठे हैं और दूसरी किसी कंपनी को इंट्रोड्यूस कराएं। इस तरह की गैस की कंपनी हमारे, इस तरह के इलेक्ट्रिक की, इस तरह 2-3 और कंपनी लाए, इसके किसी और कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बिहाइंड द कर्टन किसकी बात करें? कोई माफिया वगैरह जो उनकी वजह से हम लोग ऑब्वियसली सही अच्छा। तो यानी कि कुछ इसके गैस से मुतल्लिक जो करप्शन है, जो करप्शन के ज़मरे में ही सारा कुछ आता है, उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अवाम को कोई मतलब पैगाम देना चाहेंगे आप गैस जाया करने के हवाले से? मैं तो ये कहता हूँ कि आई होप कि आज जो हमने जिस इशू पे डिस्कस की, इसको अगर जो गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट इसको सीरियस लें, तो शायद वो कुछ इस पे इम्प्लीमेंट करें, तो वो दिस इज मच बेटर। ठीक है। एक चीज मुझे प्रोग्राम के खत्म से पहले मुझे एक चीज जरूर शामिल करनी है कि वो सर्द इलाकों में जहां पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है, वो प्लीज रात को गैस का हीटर ऑन करके मत सोएं, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत सारी जानें माजी में जा चुकी हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जफर साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाया और आज आप हमने एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर जो है बात की है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक मुझे ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास को और पूरी टीम को न्यूज़ कैफे